ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि ये एक प्रोग्रामिंग का तरीका है, मतलब प्रोग्रामिंग करने का ये एक मेथड है। कैसा मेथड है? जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग करने के, जिसमें से सबसे फेमस दो, एक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, तो उस प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो सारा का सारा होता है प्रोसीजर के ऊपर, कि हमारा प्रोग्राम जो करना चाहता है क्या वो पूरा इफेक्टिवली कर पा रहा है। मतलब कि हमारा सारा फोकस होता है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, वो प्रोग्राम कितना फास्ट है, क्या वो आउटपुट कितना एक्यूरेट निकाल कर दे रहा है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारा मेजर फोकस होता है प्रोसीजर के ऊपर। ये सब कब होता है? जब मेरे को कोई बहुत स्पेसिफिक कोड लिखना हो, कि किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मुझे उसका एक स्पेसिफिक कोड लिखना है, तो मैं वहाँ पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन से मतलब है, उसके प्रोसीजर से मतलब है, कितना फास्ट हो चल रहा है, कितना एक्यूरेट हो चल रहा है। लेकिन अगर मेरे को एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन लिखनी है, या मेरे को एक बड़ी सी एप्लीकेशन बनानी है, कोई वेब ऐप बनानी है, कोई मोबाइल ऐप बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उस टाइम मैं सिर्फ मेरे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए मैं एक दो मेथड लिखूंगा बड़े बड़े से और मेरा काम हो जाएगा। मेरे को पूरी एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान रख के कोड को लिखना पड़ेगा। कोड को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि वो इजीली रीडेबल हो, क्योंकि अब हजारों लाइंस ऑफ कोड होने वाले हैं, हजारों फंक्शन होने वाले हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग चीजें होने वाली है। तो वहां पर मेरे को कोड को ऐसा लिखना पड़ेगा, थोड़ा क्लीन तरीके से लिखना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल तरीके से लिखना पड़ेगा। इवन अगर वो थोड़ा सा स्लो भी हो जाए, अगर मेरा प्रोग्राम जो है 20-25% स्लो भी चल रहा है, बट मेरे को उसे पूरे बिग स्केल पर बनाना है, तो वहां पर मेरा जो फोकस है वो प्रोसीजर से हटकर स्केलेबिलिटी की तरफ चला जाता है। स्केलेबिलिटी मतलब क्या है कि भाई चलो अभी तो मेरा काम जो है वो 100 यूजर्स पे हो जा रहा है, 100 यूजर्स आपकी एप्लीकेशन संभाल रही है, लेकिन मान लो आप उसको ग्लोबल लेवल ले जाओ कि आपके डेली के 1 मिलियन यूजर्स आ गए। 1 मिलियन यूजर्स को आपकी ऐप संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी, उसके लिए सर्वर कितना पावरफुल चाहिए होगा, उसके अलावा कोड कितना एफिशिएंट होना चाहिए। स्केलेबल और क्या होता है कि मान लो कल को आपको अपने ऐप के अंदर कोई नया फीचर ऐड करना है, तो क्या आप उसके अंदर वो फीचर बिना पुराने के कोड को ज्यादा छेड़े ऐड कर सकते हो? कि ऐसा तो नहीं आपको एक नया फीचर ऐड करना है तो आपको पुराने पिछले पूरे कोड को चेंज करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें जब हम ध्यान रख के कोडिंग करते हैं, तब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि अब यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोसीजर पर ध्यान नहीं देना। अब इतने बड़े बड़े कोड बेस है, वहाँ पर हमें मल्टीपल चीजों का ध्यान देना होता है। तो वो मल्टीपल चीजें क्या है वो आपको फटाफट से बताता हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम ज्यादातर क्या यूज कर रहे हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या चीज है मोस्टली लोग जानते होंगे। अगर आज तक आपने क्लास वर्ड नहीं सुना है तो आज के बाद आप क्लास वर्ड हमेशा सुनने वाले हो। अगर आप कोई भी फेमस लैंग्वेज उठाओ, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, आपको वहाँ पर क्लास हमेशा मिलने वाली है। क्लास होती क्या है आगे समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट भी क्लास से रिलेटेड है, बहुत ईजी है, आज आप पढ़ लोगे, इसके बाद आपकी लाइफ में क्लास जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे आनी ही आनी है। ठीक है, इवन आफ्टर आप जॉब में चले जाओ, पूरे अलग चले जाओ, क्लासेस से आपका पढ़ना नहीं छूटने वाला। तो कुछ 4 कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसकी मदद से हम जो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे वो हम अचीव कर पाते हैं। सबसे पहला है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? नाम से अगर आपको बताऊं, अगर मैं बाय वर्ड मीनिंग पर जाऊं तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि चीजों को छुपा देना, एक बेसिकली एक लेयर लगा देना, जिससे आपकी कुछ जो क्रूशियल चीज है वो छिप जाए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूँ। आप सभी ने पबजी तो खेली होगी, पबजी, फ्री फायर। अब ये डिसाइड नहीं करते कौन सी गेम बढ़िया है, हम थोड़ा सा इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली चीज के ऊपर जाते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जब आप पबजी गेम खेल रहे हो तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें होती है। आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे आप स्किन्स वगैरह खरीद पाते हो, फिर आपको कुछ लेवल होता है कि आपने कितने लोग मार रखे हैं, आपको स्कोर होता है। बट आपको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ये दिख रहा है, अच्छा आपका इतना स्कोर है, आपके लाइक अभी जो आप गेम खेल रहे हो उसमें कितने लोग अलाइव हैं, ऐसे करके कुछ डिफरेंट चीजें होती है। बट एक्चुअली में पीछे ये सब कैसे मैनेज हो रहा है, इसका जो कोड लिखा हुआ है, जो अलाइव वाले लोग हैं कैसे काउंट हो रहा है कोड के अंदर, आपका स्कोर है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, किस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। तो वो एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है बिहाइंड द सीन्स। लेकिन आपको उस सबको तो कुछ मतलब नहीं है, आपको तो सामने बस स्कोर दिख रहा है, आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो आपको चाहिए सिर्फ वो दिख रहा है। क्या आपको बैकएंड में कुछ भी पता चल रहा है कि क्या चीज कैसे मैनेज हो रही है, कहाँ पे कौन से डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर है, या फिर कौन से सर्वर से आप कनेक्टेड हो, आपके जो आपके साथ लोग खेल रहे हैं वो किस सर्वर से कनेक्टेड है, क्या रिक्वेस्ट हो रही है, कुछ आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी क्रूशियल चीजें हैं उनको छुपा दिया गया है और सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं वो आपको दिखाया जा रहा है। इसका ये तो चलो आपका एक सॉफ्टवेयर लेवल एग्जांपल हो गया। अगर आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल जो सब यूज करते हैं वो एक कार का एग्जांपल है। जब आप एक कार ड्राइव कर रहे हो तो कार के अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं। आपको वहाँ पर स्टीरियो है, वहाँ पर आपका फ्यूल इंडिकेटर है, आपका स्टीयरिंग के अंदर पावर स्टीयरिंग है जो कुछ हाइड्रोलिक से चल रहा है। आपको सिर्फ बार की चीजें दिख रही है, अच्छा स्टीरियो के अंदर बटन दबा रहा है, आवाज बढ़ जा रही है, आवाज कम हो जा रही है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जा रही है। लेकिन बैकएंड में कुछ बढ़िया प्रोग्रामिंग की हुई है, कुछ एप्स बन रही है, कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कनेक्शन है, वो सब आपको नहीं पता चलेगा, वो सब छिपा दिया जाएगा। जो कार की सारी वायरिंग है वो छुपा दी जाएंगी, पीछे हाइड्रोलिक सिस्टम क्या चल रहा है, पीछे क्या सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, क्या सेफ्टी सिस्टम चल रहे हैं, वो सब आपको नहीं दिखेंगे। आपको सिर्फ विजुअल चीजें दिखेंगी, आपको स्टीयरिंग दिखेगा, आपको नीचे ब्रेक एक्सेलरेटर दिखेंगे, आपको स्क्रीन दिखेगी, स्पीडोमीटर दिखेगा। लेकिन जो वर्किंग है, जो एक्चुअल इंजीनियरिंग है, जो उसका एक्चुअल कोड है, वो छुपा दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और अगर मैं आपको पबजी एग्जांपल से बताऊं तो आप समझ पा रहे होंगे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी आपकी ऐप आप सब कुछ नहीं दिखा सकते ना। इंस्टाग्राम का एग्जांपल लो, इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी सारी चीजें हो रही है, रील्स का अलग सेक्शन है, आपका चैट का अलग सेक्शन है, स्टोरीज अलग है, अकाउंट सेक्शन अलग है, और फिर आप स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपका कैमरा वाला सेक्शन अलग है। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या उसके बिहाइंड द सीन कैसे प्रोग्राम हो रखा है वो आपको नहीं दिख रहा ना।
तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? पहला, सिक्योरिटी, क्योंकि आप कभी भी एक्सपोज नहीं कर सकते कि आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। अगर आपका लाइक सब चीज़ दिख रही है कि आपका ऐप कैसे काम कर रहा है, तो कोई भी हैकर उसको देख के इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। पहली चीज़ होगी सिक्योरिटी। दूसरी चीज़ क्या होगी? कस्टमर एक्सपीरियंस। जो भी आपकी ऐप यूज़ कर रहा है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, क्या आपको इंटरेस्ट है कि भाई इंजन कैसे वर्क कर रहा है, इसमें पेट्रोल कहाँ स्टोर्ड है, इसका ऑयल कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? नहीं, आपको अगर गाड़ी बढ़िया चलनी चाहिए, तो चलनी चाहिए, मजा आना चाहिए। सेम ऐप के अंदर ऐप बढ़िया चलनी चाहिए, मजा आना चाहिए, जिस काम के लिए ऐप है वो काम हो जाना चाहिए। अब बैकएंड में क्या चल रहा है, कौन किससे कनेक्ट कर रहा है, मुझे वो सब नहीं जानता, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन इसलिए बहुत जरूरी है। एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे गेन करेंगे वो आगे बताओ। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऊप्स का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इजीली मत लेना। ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है, ऊप्स के कंसेप्ट बताओ, ठीक है। सीधा कंपनी के इंटरव्यू पूछेंगे, बट आर द कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये चारों आपको बता दें, चारों का एग्जांपल देंगे। सेकंड आता है डेटा इनकैप्सुलेशन। ये क्या होता है? इसमें भी थोड़ा नाम तक क्लियर हो गया होगा। एनकैप्सुलेट करने का मतलब होता है कि आपने किसी कैप्सूल के अंदर कुछ चीज़ों को डाल दिया। चलो अब कैप्सूल से थोड़ा बाहर आते हैं, आपने कुछ मल्टीपल चीज़ों को किसी एक सिंगल यूनिट के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया, ये एक सिंगल यूनिट में उसको बंद कर दिया, या किसी एक कंटेनर में उसको डाल दिया, उसको बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। तो होता क्या है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सीधा क्लास से। यहाँ पे हमारा इनकैप्सुलेशन हमारा क्लास से अचीव हो पाता है। क्लास होता क्या है? क्लास होता है आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये कंफ्यूज हो गए। डेटा टाइप हम सबने पढ़ा है, कुछ हमने मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप पढ़े हैं। इंट हमारा होता है, कैर होता है, अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ, आपका डबल होता है, फ्लोट होता है। तो हमने अलग अलग डेटा टाइप हमने पढ़े हैं, ठीक है। ये हमारे होते हैं डिफॉल्ट डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो आपके लैंग्वेज के डिफॉल्ट है, लैंग्वेज में रहते हैं, उनको हम प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। फिर हमारे कुछ ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी कि जिनको मैं खुद बना सकता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मेरा जो इंट है, इंट मेरा एक नंबर स्टोर कर सकता है, ओके। मेरा जो कैर है वो मेरा एसक्यूएल कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकता है, ठीक। मेरा अगर मैं स्ट्रिंग का एग्जांपल, अगर आप एचटीएमएल में जा रहे हो, आपको स्ट्रिंग मिलती है, तो ये मल्टीपल आपका एरे ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। तो मैं भी कुछ एक ऐसा डेटा टाइप बनाऊंगा जो कुछ भी स्टोर कर सकता है। जैसे ये नंबर स्टोर कर रहा है, ये कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, तो मैं कुछ ऐसा बना लेता हूँ जो नंबर प्लस कैरेक्टर स्टोर करेगा। जैसे अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो आगे आपका एक मैप करके एक डेटा टाइप आएगा। इसको डेटा टाइप में इसको डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलते हैं, बट आपका ये कीवर्ड मिलेगा आपको आपकी लैंग्वेज के अंदर, जो क्या करता है, जो पेयर स्टोर कर लेता है की और वैल्यू का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे डिफरेंट चीज़ आ रही है। आपकी लिंग्वेज आ जाएगी, वो आपकी नोड स्टोर कर लेती है। तो ऐसे करके आप खुद का डेटा टाइप बना लो। जैसे कि मान लो जैसे पबजी आपकी गेम खेलते हो या फ्री फायर, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे कौन सी बढ़िया है, ठीक है, लड़ने लग जाएंगे लोग, ये अच्छी है वो अच्छी है, जो भी अच्छी है, चलो दोनों अच्छी है मान लिया। उसमें आपका एक प्लेयर होता है, प्लेयर की कुछ डिटेल्स होती है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के डिटेल्स ले लिए, आपकी हेल्थ उस टाइम कितनी है, आपका स्कोर क्या चल रहा है, आपने कितने किल्स वगैरह कर रखे हैं, आपका नेम क्या है, प्लेयर नेम, और भी बहुत सारी चीजें होंगी आपकी, आपके पास कौन से वेपन्स है, कितनी एमओ है। तो ऐसे करके आपको एक प्लेयर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होगी, ठीक है। तो इसको स्टोर करने का क्या तरीका है? पहला तरीका तो क्या हो गया कि भैया मेरे पास मान लो 100 प्लेयर है, चलो मैं आपको सीधा कोड पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। इसको इग्नोर करना, ये अभी आपके लिए नहीं है, ये बेसिकली इनपुट आउटपुट लेने के लिए टेक्स्ट फाइल्स। तो मैं चलता हूँ सीधा कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि भैया मेरे पास पबजी गेम चल रही है और 100 लोग हैं, और उन 100 लोगों में से मेरे को सबकी ये स्कोर, सबका नाम और सबकी हेल्थ स्टोर करनी है। तो कैसे करोगे? तो आप सोचोगे अच्छा सबका ये स्टोर करना है, अच्छा 100 लोग हैं, अब 100 के लिए मैं 100 वेरिएबल तो बनाऊंगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ। हमने क्या किया, हमने पहले एक हेल्थ नाम का एरे बना लिया 100 का, ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ रैंडम वैल्यूज डाल देंगे, अभी के लिए छोड़ देते। फिर हमने एक स्कोर का 100 का एरे बना लिया, उसके अंदर हम कुछ 100 वैल्यूज डाल देंगे। फिर हमने एक नेम का बना लिया, नेम के लिए हम चलो स्ट्रिंग बना लेते हैं, कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 2D क्यों बना रहा हूँ, एक नेम के लिए, मान लेते हैं हमारे नेम की लेंथ 10 होगी और ऐसे 100, ठीक है। ऐसे करके मैंने 3 एरे बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, एक कैरेक्टर के लिए उसकी हेल्थ स्कोर नेम शो कर लूँगा। मान लो मेरे पास अब क्या हो गया, यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 एरे बना लिया ऐसे करके, 1 2 3, मैंने 3 एरे बना ली, और तीनों एरो के अंदर मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट प्लेयर की हेल्थ स्कोर नाम स्टोर कर लिया, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड प्लेयर की हेल्थ स्कोर नाम स्टोर कर लिया, सिमिलरली ऐसे करके मैंने थर्ड इंडेक्स पे थर्ड प्लेयर का, फोर्थ इंडेक्स पे फोर्थ प्लेयर का, और ऐसे 3 एरे बनाई मैंने हेल्थ की, स्कोर की, नेम की, और सबका मैंने ऐसे करके 100 लोगों का स्टोर कर दिया। ये मेरा पहला मेथड है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब कुछ अलग अलग एरेज में चला गया, अगर एक एरे भी गई तो पूरा का पूरा डेटा उड़ जाएगा। तो इसका एक बेटर सोल्यूशन क्या है, तो मैंने क्या किया कि मैं डेटा को इनकैप्सुलेट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे को स्कोर स्टोर करना था, मेरे को हेल्थ स्टोर करनी थी, मेरे को नेम स्टोर करना था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को इनकैप्सुलेट कर देता हूँ और इनको एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड कर दूँ। क्या किया भाई मैंने यहाँ पर इसको एक सिंगल यूनिट के अंदर डाल दिया। वो सिंगल यूनिट कैसे आएगी, क्लास के। क्लास क्या होगा, मैंने जैसे ही लिखा क्लास प्लेयर, तो ये एक डेटा टाइप बन गया। ये एक डेटा टाइप है, कैसा डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड क्यों है, क्योंकि मैंने तो बनाया है, डिफाइंड बाय मी, डिफाइंड बाय यूजर। तो ये मेरा डेटा टाइप है जो मैंने बनाया है। अब जैसे मैंने बताया था, इंट क्या करता है, नंबर स्टोर करता है, इंट एक डेटा टाइप है। कैरेक्टर क्या करता है, कैरेक्टर स्टोर करता है, वो एक डेटा टाइप है। प्लेयर क्या करता है, प्लेयर भी एक डेटा टाइप है, और वो क्या स्टोर करता है, वो दो इंट और एक स्ट्रिंग स्टोर करता है, ठीक है। समझ गए, ये एक डेटा टाइप बन गया जो मैंने डिफाइन करा। तो जैसे मैं एक इंट बना सकता था, इंट ए, इंट बी, इंट एज, इंट स्कोर, वैसे ही मैं प्लेयर भी बना सकता हूँ। और उस प्लेयर के अंदर जैसे इंट क्या स्टोर करता था, नंबर, प्लेयर क्या स्टोर करेगा, हेल्थ, स्कोर और नेम स्टोर कर सकता है,
ठीक है, वो भी हम आगे समझेंगे पूरा डिटेल में कैसे होता है। लेकिन अगर आप एनकैप्सुलेशन का मतलब समझ गए होंगे कि मैं मल्टीपल डेटा को एक सिंगल यूनिट में डाल दे रहा हूँ, और ये बहुत यूजफुल होता है। जैसे आपको एक स्कूल का अगर मैं एग्जांपल, स्कूल का आपका कोई ऐप है, वहाँ पर आपको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर भी होता है, उसका नेम भी होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी होता है, फोन नंबर है, मल्टीपल फील्ड होती है स्टूडेंट की। तो आप हर फील्ड के लिए लंबी लंबी एरेज तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम जो स्टूडेंट की सारी डेटा है उसको एनकैप्सुलेट करके उसका खुद का डेटा टाइप बना देंगे। जैसे कि अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ, मान लो क्लास स्टूडेंट, क्लास कैसे बनती है, अगर आप क्लास लिखते हो और ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट का मेरे पास नेम होगा, मैंने लिख दिया कैर नेम। ठीक है, स्टूडेंट का मेरे पास रोल नंबर होगा, तो मैंने ऐसे करके रोल नंबर लिख दिया। स्टूडेंट का मेरे पास एज होगा, तो मैंने एज लिख दिया। स्टूडेंट का मेरे पास मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं मल्टीपल फील्ड्स बना सकता हूँ। एड्रेस लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी मेरा एक डेटा टाइप बन गया। ठीक है, ये मैंने के सारा का सारा डेटा लेकर एनकैप्सुलेट कर दिया एक सिंगल यूनिट के अंदर, जो कि मेरी क्या है, क्लास स्टूडेंट। ये मेरा एक डेटा टाइप बन गया। तो जैसे मैं अगर इंट बना सकता था, कैर बना सकता था, अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट भी बना सकता हूँ। स्टूडेंट मान लो नमन, मैं ऐसे करके भी स्टूडेंट भी बना सकता हूँ, और बाद में इसकी वैल्यूज सेट कर सकता हूँ, वो आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक आप समझ रहे होगा एनकैप्सुलेशन कैसे हो रही है। एनकैप्सुलेशन क्या होती है, हमारी क्लास के थ्रू अचीव होती है। हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा को एक सिंगल यूनिट के अंदर एनकैप्सुलेट कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वो सिंगल यूनिट हमारी क्या होती है, क्लास। ठीक है, क्लास के बारे में डिटेल में बाद में जाएंगे, अगर अभी क्लियर नहीं है तो समझ जाओगे बाद में। हमारा थर्ड कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा इनहेरिटेंस। नाम से क्या लग रहा है, बायो में हमने कुछ पढ़ा होगा इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, अगर मैं हिंदी में जाऊँ तो काइंड ऑफ विरासत माइट नॉट बी द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन इनहेरिट मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपने पूर्वजों से या पेरेंट्स से आपके अंदर इनहेरिट हुई। जैसे कि जनरली हमारी शक्ल, हमारा लाइक हमारे फिजिकल लुक्स, हमारा बोलने का तरीका, वो हमारे पेरेंट्स में जाता है, तो वो कुछ जीन्स हमारे इनहेरिट हो गए होंगे। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस कहाँ पर काम आती है कि क्या होता है कि अब जब मैं मल्टीपल क्लासेस बना रहा हूँ ना, तो जैसे मैंने भी एक स्टूडेंट बनाया, एक प्लेयर बनाया, तो ऐसे करके मल्टीपल रियल लाइफ क्लासेस भी बना सकता हूँ अपने हिसाब से। तो क्या होता है ना, कभी कभी कि कोई क्लास मैंने बना रखी है, मतलब मैंने एक क्लास बना रखी है प्लेयर नाम की। ठीक है, उस प्लेयर के अंदर कुछ फील्ड्स मैंने डाल के इनकैप्सुलेट कर रखी है। तब बाद में क्या हुआ कि मेरे पास एक नया गेम मोड आया। ठीक है, पबजी में एक गेम मोड आया था मेरे को, आज इसमें ज़ॉम्बीज़ होते थे और समुराइज होते थे। तो मेरे को बनाने, अब मेरे को दो नई क्लास बनानी पड़ेगी, ज़ॉम्बी और समुराई। ठीक है, दो नई क्लास बनानी पड़ेंगी। बट मेरे को ये पता है कि ज़ॉम्बी और समुराई ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कुछ फ़र्क है। कुछ उनके अटैक स्टाइल में फ़र्क है, कुछ उनकी हेल्थ में फ़र्क है, बट मोस्टली उनके पास दोनों की हेल्थ होती है, दोनों के पास स्कोर होते हैं, दोनों के पास नेम होता है, दोनों की कुछ भागने की स्पीड होती है। मतलब मोस्टली उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है, कुछ कुछ उनके अंदर डिफरेंसेज हैं। तो सिर्फ कुछ कुछ ही डिफरेंस है, तो मैं दोनों का कोड अलग अलग क्यों लिखूँ? या तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ज़ॉम्बी इज अ टाइप ऑफ प्लेयर ओनली एंड समुराई इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लेयर ओनली। ठीक है, तो क्यों मैं ज़ॉम्बी के लिए दोबारा से एक नई क्लास बनाऊँ, समुराई के लिए दोबारा से एक नई क्लास बनाऊँ, जबकि इनकी मान लो 80% चीज़ें तो सिमिलर ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक प्लेयर नाम की क्लास बनाई, मान लो। ठीक है, मैंने एक प्लेयर नाम की क्लास बनाई, उसमें चलो उनका कुछ कुछ स्किल्स, कुछ कॉमन चीज़ें मैंने लिख ली। अब मैंने एक ज़ॉम्बी नाम की क्लास बनाई और मैंने बोल दिया कि ये ज़ॉम्बी जो है उस प्लेयर को इनहेरिट कर दो। तो इससे क्या होगा कि प्लेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरा दोबारा मेरे को कोड में लिखना पड़ेगा। फिर जब मैं समुराई बनाऊंगा, मैं समुराई के अंदर इसको इनहेरिट कर दूंगा, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी समुराई के अंदर आ जाएंगी। मान लो कल को कोई तीसरे टाइप का नया प्लेयर आया, तो मैं उसमें इनहेरिट कर लूंगा। तो इनहेरिट से क्या होता है कि मेरे को कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता। अगर मैंने कुछ कोड पहले से ही लिख रखा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज में किसी नई क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकता हूँ। जस्ट लाइक बायोलॉजी, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलरली क्लासेस भी अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। अभी आप आगे जाके पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास में पढ़ोगे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। फोर्थ हमारा टाइप होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपको डिटेल में जब समझ में आएगा, जब मैं इसके दोनों कंसेप्ट पढ़ा दूंगा। पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी और मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। किसी लैंग्वेज, आई डोंट नो विच लैंग्वेज, बट पॉली का मतलब तो मैनी होता है और मॉर्फ का मतलब फॉर्म होता है, बेसिकली मैनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं कि हम सिमिलर कोड से, सेम कोड से हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी अचीव कर लेते हैं। सेम कोड से डिफरेंट फंक्शनैलिटी हम अचीव कर लेते हैं। कैसे करते हैं आगे बताऊंगा। पॉलीमॉर्फिज्म को थोड़ा सा होल्ड करके रख लो, इसमें तो डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक, अगर कुछ लोगों ने अगर पढ़ रखा है, इसके अंदर हम एक पढ़ेंगे ओवरलोडिंग और एक पढ़ेंगे ओवरराइडिंग। इनमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, और ना मानो ये क्वेश्चन मेरे से खुद 2 बार इंटरव्यू में पूछा गया, व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज ओवरराइडिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिटेल में बताऊंगा, एकदम क्लियर करके बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा कि इंटरव्यू को सिखा के आ जाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो।